हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हम सब एमपी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंस एग्जामिनेशन जो कि 2025 मार्च में होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पार्ट 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के सेशन में हम पार्ट 5 को देखेंगे, तो आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट PYQs है जो कि एमपी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आप लोगों के व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। अगर आप लोगों को इस क्लास से अगर 1% भी लाभ होता है, बेनिफिट मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ यूनिक क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, दीपनी जाति के कितने अंग माने हैं? 6, 7, 4 या 2 अंग। इसमें आपको बताना है कि दीपनी जाति के कितने अंग माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 अंग। दीपनी जाति के 4 अंग माने जाते हैं। ये जो दीपनी जाति होती है, किसकी जाति होती है? ये जाति होती है प्रबंध की। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना विसदा गुण से युक्त मिट्टी के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? ना विसदा, ये आप लोग याद समझ लीजिए। ना विसदा गुण से युक्त मिट्टी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जो रूखी ना हो, जो श्वेत ना हो, जो तृण रहित हो, जो कंकड़ रहित हो। तो इसमें ना विसदा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो श्वेत ना हो। ना विसदा का अर्थ है जो श्वेत ना हो। गुण से युक्त मिट्टी के लिए शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ना विसदा शब्द का अर्थ है वो ऑप्शन बी, जो श्वेत ना हो, इससे संबंधित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के अनुसार गतों की संख्या कितनी है? 4, 2, 6 या 13। नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, भरत मुनि जी के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। इसको जो है 2री शताब्दी में लिखा गया है। इसका रचनाकाल 2री शताब्दी है और इनके अनुसार, नाट्यशास्त्र के अनुसार गतों की संख्या जो होती है ये 13 नहीं है, इसको आप तो 3 कर लीजिए। ठीक है, ये 13 नहीं होगा, 3 है। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार गतों की संख्या जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और वो 3 गत कौन कौन से हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तत्व, दूसरा हो जाएगा अनुगत, और तीसरा गत जो हो जाएगा वो हो जाएगा औध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजम्पा ताल की चौगुन का एक पल्ला कितनी मात्रा का होगा? 3 सही 3/4, 3 सही 2/4, 11 सही 1/4 या 2 सही 3/4। इसमें आपको बताना है कि गजम्पा ताल की चौगुन का एक पल्ला, एक पल्ले की बात हो रही है, चौगुन का एक पल्ला कितनी मात्रा में आएगा या होगा। तो ये जो इस लेखाकारी को कैसे निकाला जाता है, इसको मैंने कराया हुआ है, इस पर मैंने क्लास कराई हुई है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। गजम्पा ताल पहले बताइए आप लोग कितने मात्रा की ताल होती है। गजम्पा ताल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 मात्रे की, और इसमें चौगुन का एक पल्ला चाहिए तो इसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे 15/4 कर देंगे तो इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 1,
3 सही 3/4। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झंपा ताल का चौगुन का एक पल्ला 3 सही 3/4 मात्रा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे जी के अनुसार बिलावल थाट के अंतर्गत कितने रागों की संख्या मानी गई है? 13, 18, 3 या 10? भातखंडे जी के अनुसार, भातखंडे जी जिन्हें कि चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है, चतुर पंडित, ठीक है। तो इनके अनुसार बिलावल थाट के अंतर्गत जो रागों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है 18। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा हो कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्वमोहन भट्ट को किस वर्ष राजस्थान रत्न प्राप्त हुआ? 2002, 2007, 2017 या फिर 2012 में? पंडित विश्वमोहन भट्ट जी को वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2012। पंडित विश्वमोहन भट्ट जी किस वाद्य का वादन करते थे? तो ये जो है मोहन वीणा वाद्य का वादन करते थे, मोहन वीणा बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2012 में इनको राजस्थान रत्न प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी के माटे के क्रमशः ऊंचे नीचे स्वर के लिए उपयुक्त वाद्य माना है नर मादा, मादा नर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऊंचा जो स्वर होता है वो स्त्रियों का स्वर ऊंचा होता है और नीचा स्वर जो हो जाता है वो पुरुष का हो जाता है, ठीक है। उच्च स्वर के लिए स्त्रियाँ जानी जाती हैं और नीचे स्वर के लिए पुरुष। तो बाबूजी के माटे के लिए जो ऊंचे नीचे स्वर के लिए उपयुक्त हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मादा और नार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रज़ा खानी गद के बोल हैं डा डिर 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 डार 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 डा, डा डिर डा डिर डार डार डा, डिर डा डिर डा डार डार, डिर डा डिर डा रे डार डा डर। तो आपको बताना है कि इसमें रज़ा खानी गद के बोल कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। रज़ा खानी गद के बोल हो जाएंगे डा डिर 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 डार डार डा। रज़ा खानी गद के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे रज़ा खां, इन्होंने ही इस गद की रचना की हुई है। वहीं अगर हम समझे कि मसीद खां भी है, मसीद खानी गद भी होता है, मसीद खानी गद की रचना की हुई है मसीद खां जी ने, ठीक है, मसीद खां जी ने। तो इनकी जो मसीद खानी गद के जो बोल हो जाएंगे वो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा डिर डार डार डा डरा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, रज़ा खानी गद के बोल डा डिर 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 डार डार डा हो जाएगा। मसीद खानी गद के बोल जो हो जाएंगे वो डिर डार 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 डा डर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जद ताल की तिगुन का एक पल्ला कुल कितनी मात्रा का होगा? 10 सही 2/3, 5 सही 3/3, 5 सही 1/3 या 5 सही 2/3? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा मैंने अभी आपको बताया है इसको वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है। और अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, सभी लयकारियों से संबंधित वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाके लयकारी वीडियो को प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें आपको सभी प्रकार की लयकारियाँ देखने को मिल जाएंगी, उसे आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जद ताल जो कि होती है 16 मात्रे की, इसको हम तिगुन बोला है, तिगुन का एक पल्ला तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी 5 सही 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर जद ताल की बात करें तो जद ताल आपको बता दिया है कि 16 मात्रे की ताल होती है, 16 मात्रे की। इसमें जो विभाग होते हैं वो कितने विभाग हो जाएंगे? विभाग कितने हो जाएंगे? इसमें ताली कितनी हो जाएगी और खाली कितनी हो जाएगी? तो विभाग की अगर हम बात करें, विभाग हो जाएगा 4, ताली हो जाएगी 3 और खाली इसमें 1 होती है, ठीक है।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत वाद्य ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 10, 13, 14 या 12? भारतीय संगीत वाद्य जो ग्रंथ है इसमें अध्यायों को खंड की संज्ञा दी गई है, अध्यायों को खंड कहा गया है। और भारतीय संगीत वाद्य में जो अध्याय हो जाएंगे वो 14 अध्याय हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14। इस ग्रंथ के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे लालमणि मिश्रा जी। लालमणि मिश्र जी हो जाएंगे इसके लेखक। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर हुसैन खां का जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ में, गुरदासपुर में, अजराना में या बनखेड़ा में? उस्ताद आमिर हुसैन खां जो कि एक तबला वादक थे, इनका जो जन्म हुआ था वो बनखेड़ा में हुआ था। बनखेड़ा कहाँ है? वो है मेरठ में। ठीक है, तो बनखेड़ा गांव में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारंग देव ने वाद्यों के विशेष उपयोग की दृष्टि से कितने प्रकार बताए हैं? 4, 5, 6 या 8? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4। शारंग देव जी ने वाद्यों के विशेष उपयोग की दृष्टि से 4 प्रकार बताए हुए हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वो 4 प्रकार हैं, गीतानुग, नृत्यानुग, तीसरा द्विगुण, चौथा है शुष्क। ये 4 प्रकार इन्होंने वाद्यों के विशेष उपयोग की दृष्टि से बताए हुए हैं। शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की हुई है। ठीक है, संगीत रत्नाकर की रचना इन्होंने की हुई है। कब की है? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको इतने आंसर्स पता चल गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2015 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ओजस अढ़िया को, यशवंत वैष्णव को, सत्यजीत तलवरकर जी को या अनुव्रत चटर्जी को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 2015 का जो बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था अनुव्रत चटर्जी को। ठीक है, अनुव्रत चटर्जी को प्राप्त हुआ था। और बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कौन देता है? तो ये देता है संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी जो है वो ये पुरस्कार देता है। और इसकी देय राशि कितनी होती है? इस पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्राप्त होती है? तो जो राशि प्राप्त हो जाती है वो हो जाती है 25 लाख। 25 लाख की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुव्रत चटर्जी को 2015 में बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2022 का बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे मिला हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय ताल के एक आवर्तन में एक बार दुगुन व चौगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगी? 4 सही 1/2, 3 सही 1/2, 3 सही 1/4 या 3 सही 1/3? जय ताल के एक आवर्तन में एक बार दुगुन व चौगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगी? वह है ऑप्शन सी, 3 सही 1/4। 3 सही 1/4 मात्रा से जय ताल की आवर्तन में एक बार दुगुन और चौगुन प्रारंभ हो जाएगी।
और जय ताल कितने मात्रा की होती है? जय ताल 13 मात्रा की हो जाएगी, 13 मात्रा की हो जाएगी। इसमें 4 विभाग इसमें होते हैं, 4 विभाग होते हैं, 3 ताली होती है और 1 खाली होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 सही 1/4। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पंडवानी लोक गायन के अंतर्गत कापालिक शैली का संबंध है खड़े होकर पुरुषों द्वारा गायन, खड़े होकर महिलाओं द्वारा गायन, बैठकर महिलाओं द्वारा गायन, या ए और सी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो पंडवानी लोक गायन के अंतर्गत कापालिक शैली का संबंध होता है खड़े होकर पुरुषों द्वारा गायन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खड़े होकर पुरुषों द्वारा गायन। पंडवानी लोक गायन के अंतर्गत जो शैलियाँ होती हैं वो 2 शैली होती है। एक शैली तो ये हो गई, और जो दूसरी शैली हो जाती है वो हो जाती है वेदमती शैली। ठीक है, पहली शैली हो गई कापालिक शैली, दूसरी हो गई वेदमती शैली। तो कापालिक शैली में पुरुषों द्वारा खड़े होकर गायन किया जाता है, और वेदमती शैली में बैठकर महिलाओं के द्वारा गायन किया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि पंडवानी के लिए कौन जानी जाती हैं? पंडवानी गायन के लिए तीजन बाई जानी जाती हैं। पंडवानी गायन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, तीजन बाई जी को पद्म विभूषण का पुरस्कार कब मिला था? तीजन बाई जी को पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त हुआ है, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। 2019 में इन्हें पद्म विभूषण का सम्मान मिला हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खड़े होकर पुरुषों द्वारा गायन जो है वो कापालिक शैली से संबंधित है, जो कि पंडवानी लोक गायन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक क्वेश्चन के बदले में आप लोगों ने 4 आंसर समझ लिए, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो ये रहा आज का सेशन। आपको कैसे लगे कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और साथ में क्विजेज़ भी कराए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।